जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BABG 171 BR अम्बेडकर चिंतन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं तो उसे आप हमारी वेबसाइट shop.hindustannowledge.com पे विजिट करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग गेस्ट पेपर प्लस क्लास को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ के आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है भारत में वंचित वर्गों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। यानी भारत में क्या है, जो भारत का संविधान है उसमें वंचित वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको चर्चा करनी है। भारत में वंचित वर्गों के लिए संविधान ने विशेष प्रावधान किए हैं ताकि समाज में समानता और अवसरों की गारंटी मिल सके। वंचित वर्गों में मुख्य रूप से अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां यानी कि ST और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC शामिल है। संविधान ने इन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक हिस्सेदारी में विशेष अधिकार दिए हैं। तो भारतीय संविधान में क्या है, वंचित वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि समाज में समानता और अवसरों की गारंटी सुनिश्चित की जा सके। वंचित वर्ग में कौन कौन आता है? SC आते हैं, ST आते हैं और OBC शामिल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व। संविधान ने वंचित वर्गों को संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 330 और 32 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उनके हितों को निर्णय प्रक्रिया में उचित रूप से शामिल किया जाए। इसके अलावा पंचायतों, नगरपालिकाओं में भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण प्रावधान यानी अनुच्छेद 243D और 243T है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया, हमारी जो संसद और विधानसभा है उसमें भी क्या है, वंचित वर्गों के लिए जो है सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुच्छेद 330 और 32 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि उनके हितों को निर्णय प्रक्रिया में उचित रूप से शामिल किया जाए, ठीक है। इसके बाद दूसरा है शिक्षा में विशेष प्रावधान। संविधान ने शिक्षा में वंचित वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए स्कूलों, कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटें आरक्षित कर सकती है। इसका उद्देश्य शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना है और सामाजिक पिछड़ेपन को कम करना है, ठीक है। इसी में देखिए तीसरा प्रावधान क्या किया गया, सरकारी नौकरी में आरक्षण। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और OBC को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि वंचित वर्ग भी प्रशासनिक और सरकारी पदों में प्रतिनिधित्व पा सकें। इससे आर्थिक स्थिति सुधारने और समाज में सम्मान प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसके बाद है सामाजिक और आर्थिक सुधार। संविधान ने वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कई सामाजिक और आर्थिक उपाय भी किए हैं। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह वंचित वर्गों के लिए आर्थिक और शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम करे। इसके तहत विशेष योजनाएं, आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं। इसके बाद अन्य संवैधानिक सुरक्षा। अनुच्छेद 17 दलितों के खिलाफ छुआछूत भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त करता है। इसके अलावा संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ST, OBC और SC के लिए देखिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। आपको देखिए वहाँ पर संसद में आपको छूट दी गई यानी आपको आरक्षण दिया गया है। शिक्षा में भी आपको आरक्षण दिया गया है। सरकारी नौकरी में भी आपको आरक्षण दिया गया है। इसके बाद सरकार आपके उत्थान के लिए सरकारी योजनाएं चलाती है, आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके बाद सरकार ने जो है अन्य संवैधानिक सुरक्षा भी आपको उपलब्ध कराई है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे, संविधान में वंचित वर्गों के लिए किए गए ये विशेष प्रावधान समाज में समानता और न्याय स्थापित करने के लिए है। ये प्रावधान वंचित वर्गों को राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करते हैं। इन्हें मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर देते हैं, ठीक है।
अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको ऐसे ही हेडिंग वाइज आंसर को लिखना है, ठीक है। आपका जो गेस्ट पेपर है उसमें आपके सभी क्वेश्चंस को शामिल किया गया है और वो कैसे किए गए, हेडिंग वाइज आपको दिए गए, जिससे आप लोग हेडिंग पढ़ के जो है अपने आंसर्स को लिख पाएंगे। अगर आप लोग हेडिंग में आंसर्स को लिखेंगे तो आपका जो पेज है वो जल्दी भरेगा, ठीक है। तो अगर आपको गेस्ट पेपर परचेज करना है तो आप लोग वेबसाइट से कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बिना गेस्ट पेपर के आप लोग एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आपको पता है क्लास तो आपकी होगी, उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे, इतने में आप लोग जो है एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। कम से कम आपके जो है 20 से 25 क्वेश्चंस आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपको गेस्ट पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सामाजिक न्याय के लिए अंबेडकर के संघर्ष का वर्णन कीजिए। यानी जब भारत में ब्रिटिश की हुकूमत थी तब जो है अंबेडकर ने सामाजिक न्याय के लिए क्या संघर्ष किए उसके बारे में यहाँ पे आपको चर्चा करनी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के उन महान नेताओं में से एक हैं जिन्होंने दलितों और वंचित वर्गों के लिए अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। वे 1891 में महू मध्य प्रदेश में पैदा हुए। उनका जन्म एक ऐसा परिवार में हुआ था जिसे समाज में अछूत माना जाता था। उस समय भारत में जातिवाद बहुत गहरा था और दलितों को समाज में बहुत भेदभाव झेलना पड़ता था। अंबेडकर ने इसी भेदभाव और अन्याय के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, शिक्षा के माध्यम से संघर्ष किया। अंबेडकर जानते थे कि शिक्षा ही समाज में बदलाव लाने का सबसे बड़ा हथियार है। गरीबी और सामाजिक भेदभाव के बावजूद उन्होंने पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की। उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त की। वहां से लौटकर उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद और असमानता को समझा और उसके खिलाफ नीति और कानून के माध्यम से लड़ने का निर्णय किया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने दलितों के अधिकारों की लड़ाई। ब्रिटिश भारत में दलितों को मंदिर में प्रवेश, स्कूल में पढ़ाई, सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग तक करने की अनुमति नहीं थी। अंबेडकर ने इन अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने संपूर्ण समाज के लिए समान अधिकार का नारा दिया और समाज में सुधार लाने के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। इसके बाद उन्होंने जैसे महाड़ सत्याग्रह और अनशन आंदोलन। 1927 में अंबेडकर ने महाराष्ट्र के महाड़ में चावल के टैंक में दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए महाड़ सत्याग्रह किया। ये आंदोलन समाज में दलितों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके अलावा उन्होंने विरोध के लिए कई बार अनशन भी किया ताकि सरकार और समाज पर दबाव बनाया जा सके, ठीक है। राजनीति और संविधान निर्माण। अंबेडकर केवल सामाजिक आंदोलन तक सीमित नहीं रहे, वे राजनीति में भी सक्रिय हुए। वे भारत के पहले कानून मंत्री बने और स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान में दलितों और अन्य वंचित वर्गों के लिए आरक्षण, समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया। उनके प्रयासों से भारतीय समाज में कानूनी रूप से सामाजिक समानता की नींव रखी गई, ठीक है। समाज में बदलाव लाने का प्रयास। अंबेडकर ने यह समझा कि केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, समाज की मानसिकता बदलना भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा के महत्व और जातिवाद उन्मूलन के लिए कई लेख लिखे और भाषण दिए। उन्होंने हिंदू धर्म के भीतर जातिवाद की जड़ें उजागर की और दलितों को अपनी सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष और समर्पण का उदाहरण है। ब्रिटिश भारत में उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों की लगातार लड़ाई लड़ी। उनकी शिक्षा, नेतृत्व क्षमता और साहस ने भारतीय समाज में दलितों और वंचितों के लिए रास्ता खोला। आज भी उन्हें समाज सुधारक, दलितों का उद्धारक और संविधान निर्माता के रूप में याद किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था ब्रिटिश भारत में सामाजिक न्याय के लिए अंबेडकर के संघर्ष का वर्णन कीजिए। यानी जब भारत में ब्रिटिश की हुकूमत थी उस समय जो है अंबेडकर ने सामाजिक न्याय के लिए कौन कौन से संघर्ष किए उसका हमको यहाँ पे वर्णन करना था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, शिक्षा के माध्यम से संघर्ष किया, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जिसको क्या होता था, अछूत माना जाता था। तो उस समय भारत में जातिवाद बहुत गहरा था, दलितों को समाज में बहुत भेदभाव झेलना पड़ता था, यहाँ तक कि जो है उनको भी कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो उसी के लिए उन्होंने क्या किया, वो जानते थे कि शिक्षा के माध्यम से ही हम जो है दलितों को अछूत से बाहर निकाल सकते हैं। तो अंबेडकर जानते थे कि शिक्षा ही समाज में बदलाव लाने का सबसे बड़ा हथियार है। दलितों के अधिकारों की उन्होंने लड़ाई लड़ी
उन्होंने महान सत्याग्रह और कई कई बार अनशन आंदोलन किए, राजनीति और संविधान निर्माण उन्होंने किया और समाज में बदलाव लाने के प्रयास किए। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अंबेडकर के भारतीय नागरिकता पर विचारों की व्याख्या कीजिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में जाना जाता है, ने भारतीय नागरिकता और इसके सिद्धांतों पर गहरा ध्यान दिया। उनके विचार आधुनिक भारत में नागरिकता की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंबेडकर का दृष्टिकोण नागरिकता को केवल कानूनी दर्जा मानने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे सामाजिक समानता और न्याय से जोड़कर उन्होंने देखा था। ठीक है, अब देखते हैं नागरिकता का अधिकार और समानता में क्या संबंध है। अंबेडकर का मानना था कि भारत में सभी नागरिकों को जन्म, जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना समान अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया। उनके अनुसार नागरिकता का अधिकार किसी भी व्यक्ति को केवल कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही दिया जाना चाहिए और इसे समाज में समान अवसर प्रदान करने के लिए साधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, समान अवसर और सामाजिक न्याय। अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को नागरिकता का अभिन्न हिस्सा माना। उनका मानना था कि यदि समाज में कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है तो उसे समान नागरिक अधिकार मिलने के बावजूद वास्तविक आज़ादी और अवसर नहीं मिलते हैं। इसलिए उन्होंने संविधान में आरक्षण और विशेष अधिकारों की व्यवस्था को शामिल करने का समर्थन किया ताकि कमजोर वर्ग भी समाज में समान भागीदारी निभा सके। ठीक है, इसके बाद तीसरा है आपका नागरिकता और धर्मनिरपेक्षता। अंबेडकर ने हमेशा कहा कि भारतीय नागरिकता धर्म से स्वतंत्र होनी चाहिए। उनका विचार था कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर अधिकारों या कर्तव्यों से अलग नहीं किया जाना चाहिए। यह विचार भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए उनके प्रयासों का हिस्सा था। उन्होंने नागरिकता को एक कानूनी और सामाजिक संरचना के रूप में देखा जो सभी नागरिकों को समान रूप से जोड़ती है। ठीक है, इसके बाद आपका चौथा है नागरिकता और सामाजिक एकता। अंबेडकर ने यह भी समझाया कि नागरिकता केवल व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, बल्कि यह समाज में एकता और भाईचारे को बनाए रखने का माध्यम भी है। उन्होंने माना कि यदि नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो और समाज में समानता बनी रहे तो यह राष्ट्रीय एकता और स्थायित्व को मजबूत करेगा। ठीक है, इसके बाद नागरिकता का कानूनी पक्ष। अंबेडकर ने संविधान में नागरिकता की कानूनी परिभाषा और नियमों पर भी ध्यान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकता का निर्धारण जन्म, विवाह, प्राकृतिकरण और निवास के आधार पर होना चाहिए। उनके अनुसार नागरिकता की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायपूर्ण होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित ना रह सके। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि अंबेडकर ने भारतीय नागरिकता पर विचारों की व्याख्या की। तो सबसे पहले हमने देखा कि नागरिकता का अधिकार और समानता क्या होती है, यानी जो नागरिकता का अधिकार और समानता में क्या संबंध है। तो अंबेडकर क्या मानना था? अंबेडकर का मानना था कि भारत में सभी नागरिकों को जन्म, जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना समान अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने संविधान में नागरिकों को मूल अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया। उनके अनुसार नागरिकता का अधिकार किसी भी व्यक्ति को केवल कानूनी जो है प्रक्रिया से माध्यम से ही दिया जाना चाहिए और इसे समाज में समान अवसर प्रदान करने के साधन के रूप में देखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास जो है भारत की नागरिकता है तो उसको क्या मिलेंगे? समानता का अधिकार मिलेगा। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, समान अवसर और सामाजिक न्याय, नागरिकता और धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता और सामाजिक एकता और नागरिकता और कानूनी पक्ष। यानी क्या होगा? अगर आपके पास नागरिकता है तो आपके साथ जो है समक्ष कानून का व्यवहार किया जाएगा, यानी समानता का कानून का व्यवहार किया जाएगा, यानी कि आपके साथ जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपके साथ जो है कानूनी रूप से जो है समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नागरिकता और सामाजिक एकता, यानी कि अगर आपके पास नागरिकता है तो आप समाज में जो है एकता का व्यवहार किया जाएगा आपके साथ। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार भारतीय नागरिकता के लिए न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता की नींव रखते हैं। उनके दृष्टिकोण में नागरिकता केवल कानूनी दर्जा नहीं है, बल्कि ये समाज में समान अवसर, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उनकी सोच आज भी हमारे नागरिक जीवन और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए प्रेरणादायक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टोटल जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा
एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।